किसान आंदोलन से लेकर 26 जनवरी के दिन हुए उपद्रव और उसके बाद दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए बम धमाके ने सुरक्षा की कई चुनौतियों को खड़ा कर दिया है, उनकी निशानियां दिखा दी हैं। भारत के लिए पोस्ट कोविड वर्ल्ड में सुरक्षा की चुनौतियां क्या हैं, इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक खास मेहमान हैं, भारत के पूर्व डिप्टी एनएसए और वीआईएफ के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद गुप्ता। अरविंद जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। सवाल यही आपसे कि इजरायली एम्बेसी के बाहर जो बॉम्बिंग, पहला मौका नहीं था जब इस तरीके से इजराइल के किसी हित को या किसी एम्बेसी को टारगेट करने की कोशिश की गई। हमने देखा 2008 में मुंबई आतंकी हमले के दौरान भी इस तरीके की चीज हुई, 2012 में भी हुआ। आखिर इसे किस तरीके से देखा जाए, इसके क्या मायने हैं? एक तो देखिए, जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, जो कि कई दशकों से चला रहा है, वो उसको एक नई पकड़ मिल रही है। ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड में उसको एक नई पकड़ मिल रही है। हमने पिछले साल देखा, फ्रांस में भी अटैक हुए और दुनिया की कई जगहों में अटैक हुए। तो अब इजरायली एम्बेसी के सामने जो एक इन्होंने विस्फोट किया, धमाका किया, जो कि लो इंटेंसिटी वाला था, एक बड़ा साफ शब्दों में कहा जाए तो एक मैसेज था इजराइल के लिए भी और भारत के लिए भी। और इसमें अब भी तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल टेररिज्म जिंदा है और मजबूत हो रहा है। ये मुझे लगता है कि इसमें उस प्रकार से देखना चाहिए। सर, आपने जिक्र किया इजरायली एम्बेसी और इजराइल और भारत के रिश्तों को टारगेट करने की कोशिश को लेकर। ये ऐसे दिन हुआ 29 जनवरी को जब भारत और इजराइल अपने कूटनीतिक संबंधों को या फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 29वीं सालगिरह मना रहे थे। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो फरवरी 2012 में बम धमाका हुआ था, एक इजरायली डिप्लोमेट उसके अंदर घायल भी हुए थे, 2 स्टाफर्स जो हैं वो इसके अंदर इंजर्ड हुए थे। तीसरे देश की भूमिका के तौर पर कुछ इरानियन नेशनल्स का नाम भी उसके अंदर आया था। क्या इस तरीके से भारत इंटरनेशनल टेररिज्म या किसी तीसरे देश के हितों को प्रभावित करने या दूसरे देश के हित को प्रभावित करने के लिए एक बैटल ग्राउंड बन सकता है? क्या इस तरीके की चीज एक बार फिर दोहराई जा सकती है? ये समस्या या ये चुनौती कितनी गहरी है? इंटरनेशनल टेररिज्म जो ग्रुप्स हैं, इन लोगों के लिए कोई भी देश बैटल ग्राउंड, पूरा देश ही, पूरा संसार उनके लिए एक बैटल ग्राउंड है। और भारत जैसी जगह जहां डेमोक्रेसी है, जहां की एक पुरानी हिस्ट्री है टेररिज्म की, और जहां हमारा जैसे कुछ देशों के साथ हमारा संबंध बड़ा अच्छा है, जिसमें कि इजराइल एक प्रमुख देश है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत की सरजमी को एक ऐसा कांड करके एक फोकस किया जाए कि इंडिया इजराइल रिलेशन के ऊपर भी फोकस किया जाए, और इजराइल की जो नीतियां हैं या इजराइल जो मिडिल ईस्ट में इस समय हो रहा है उसके ऊपर भी एक अटेंशन लाई जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में पिछले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इजराइल के संबंध कई अरब देशों के साथ अब सुधर रहे हैं। यूएई के साथ वहाँ पे एम्बेसी खुल गई है। लोग कह रहे हैं कि शायद अब सऊदी अरेबिया के साथ भी इजराइल के रिलेशन हो जाएंगे। तो एक जो समीकरण है वहाँ पे वो बदल रहे हैं। तो इसमें कम से कम 3-4 बड़े बड़े ट्रेंड्स जो हैं, जो कि इस समय हम देखने में मिलते हैं। और ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जिनकी एक पॉलिटिकल मोटिवेशन भी रहती है, जिनका कि एक रिलीजियस मोटिवेशन भी है, तो ये सभी मोटिवेशंस को मिला के अगर देखा जाए तो ये कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, और ऐसे अटैक्स भविष्य में भी होने की आशंका है। सर, बीते कुछ समय में जो है भारत में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान या पाक बेस्ड टेरर ग्रुप्स की भूमिका जो है वो पूरी तरह से सामने आई है। क्या इसके पीछे भी कुछ आशंकाएं उस तरफ इशारा करने वाली हो सकती हैं? क्योंकि कुछ समय पहले पाकिस्तान के अंदर बड़ी रैली निकाली गई थी इजराइल के साथ, इजराइल के साथ पाकिस्तान के संबंध न हो या इजराइल के खिलाफ नाराजगी जताते हुए। तो क्या इन चीजों की भी संभावना हो सकती है या आशंकाएं हो सकती हैं? देखिए, इसमें पूरी तरह से तो तभी मालूम चलेगा कि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और किन लोगों ने किया उसके ऊपर कुछ हमें पता चलेगा। अब जैसे इसमें मैंने देखा था कि कोई सोशल मीडिया से मालूम चला, कोई एक
अननोन सा कोई ग्रुप है, उसने कुछ कहा है कि साहब हमने तो ये तो ट्रेलर है, कुछ इस तरह की बात की है। लेकिन अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसके प्रिसाइज रीजंस क्या हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इजराइल को एक मैसेज था और भारत और इजराइल संबंधों पर एक आघात और चोट थी। ये तो देखने में आता है। तो इस डिस्क्रिप्शन में कई तरह के ग्रुप्स जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। आईसिस आप जानते हैं, आईसिस मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा ग्रुप है और वो अपना फैलाव दूसरे देशों में भी करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये जिस ग्रुप ने किया या जिन लोगों ने किया वो उनका कोई आईसिस के साथ कोई संबंध था? फिर इंटरनेशनल टेररिज्म में एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कोई तार जुड़ना, ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो एक अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली कौन इसके पीछे है, वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने कारण बताए उसकी संभावना एक हो सकती है। सर मैं आना चाहूंगा इस चीज के ऊपर कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जैसा आपने कहा कि भारत के लिए और खासतौर पर एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण सुरक्षा की चुनौतियां हमेशा रहती हैं और बढ़ भी गई हैं, खासतौर पर पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। पिछले कुछ समय के दौरान हमने देखा है कि आंदोलनों की आड़ लेकर सेपरेटिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिशें भी हो रही हैं। इसके अलावा डिस्टेबलाइजिंग जो फोर्सेस हैं वो भी काफी सक्रिय हुए हैं ऐसे समय में जबकि बॉर्डर के ऊपर भी टेंशन बढ़े हुए हैं। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस आप क्या देखते हैं या वो किस तरीके से गहराते हुए नजर आ रहे हैं? एक जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में देखने लायक चीज़ ये है कि सिक्योरिटी सिनेरियो या सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है। आपने देखा कि ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बॉर्डर के ऊपर एक इतना बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाएगा और मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगी। हमारे कुछ जवान भी उसमें शहीद हुए हैं। इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर इतना एक असर आएगा, ये एक पोस्ट कोविड वर्ल्ड में ही है, क्योंकि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में समीकरण दुनिया में बदल रहे हैं। एक तरह की एनार्की हर जगह आ रही है, क्योंकि देखिए ये भी सामने देखने में आया पोस्ट कोविड वर्ल्ड में कि डेवलप्ड कंट्रीज भी जो हैं वो भी शायद इन चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। तो एक तरह की वीकनेस देखने को नजर आती है। आप किसी भी डायरेक्शन में देखिए, चाहे वो हेल्थ फ्रंट पे देखिए, चाहे वो आप पॉलिटिकल फ्रंट के पे देखिए, इकोनॉमिक फ्रंट में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पूरे देश, पूरे संसार में इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रही है। तो इकोनॉमिक सिचुएशन जब खराब होती है, लाखों जॉब्स पूरे संसार में चले गए हैं, तो ये नेचुरल है कि ये जो वीकनेसेस हैं वो सोशियो इकोनॉमिक वीकनेसेस भी बन के सामने नजर आ रही हैं। सो आप प्रोटेस्ट भी देखते हैं। तो ये जो पहले कुछ ट्रेंड्स थे जो कि कोविड से पहले थे, वो और सशक्त और गहराते चले आ रहे हैं। और सभी ये देख रहे हैं कि इस समय जो सरकारें हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या उनके तंत्र हैं, वो कितने सशक्त हैं इन चुनौतियों को सामना करने में। तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एक हमें आतंकवाद जो है वो एक नए रूप से उभर के सामने आएगा। और इसमें आप सोशल मीडिया को भी जोड़ दें, साइबर को भी जोड़ दें और बदलते हुए समीकरण को जोड़ दें, तो आप देखेंगे कि भारत के इर्द गिर्द भी एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आया है और एक बड़ी समस्या बन के सामने आई है। और इस समस्या को निपटने के लिए हमें एक सिनर्जेटिक रूप में अपने जितने भी टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं उनको एक समन्वय करते हुए और एक सुलझी समझी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत देखना पड़ेगा। तो पहले तो ये है कि समझना क्या है, पहले तो चैलेंज की नेचर क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो समझा जाए। और फिर कैसे हम इन सबको एक होलिस्टिक रूप में लेते हुए, होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच लेते हुए इन चैलेंजेस को, इनकी चुनौतियों को हम यानी चैलेंजेस, चुनौतियां अगर मल्टीफेसेटेड हैं तो रिस्पांस भी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, रिस्पांस मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक हमें एक स्ट्रेटेजी भी एक निर्धारित करनी पड़ेगी।
मतलब एक एडहॉक ग्रुप का रिस्पांस वो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जिसको हम अपनी मिलिट्री की भाषा में बोलते हैं ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये। ग्रे जोन में काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ये दोनों मिल जाते हैं, और ये इतने व्यापक रूप इनका बन जाता है कि इनका एक डिटेक्शन और यानी इनका, अगर काइनेटिक और नॉन काइनेटिक को हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ऐसे जो कि पुराने चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो कि धीरे धीरे चल रहे थे, वो भी उभर जाते हैं, तेज हो जाते हैं, और नए कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो भी तेजी से उभरने लगते हैं। एक वो, और काइनेटिक का अर्थ है कि जिसमें आप जैसे फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या किसी ने विस्फोट करा दिया, कुछ लोग उसमें मारे गए, तो ये वो एक काइनेटिक चीज है। नॉन काइनेटिक है जो साइकोलॉजिकल रूप में काम करता है, जो कि आपकी भावनाओं को, जैसे कि भावनाओं को उकसाना, उसके ऊपर काम करता है। सोशल मीडिया में जो चलता है वो एक नॉन काइनेटिक है, लेकिन नॉन काइनेटिक जो है वो काइनेटिक को भी एक बड़ा एक जन्म दे सकता है। सो काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, अच्छा, इसमें जो डिसइंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसका बहुत बड़ा वो है। अब ये जो अभी हुआ इजराइल एम्बेसी के सामने, इसमें दोनों पुट थे, एक हल्का सा काइनेटिक भी था, उसमें कोई मरा नहीं, लेकिन कोई मर भी सकता था उसमें। लेकिन उसमें नॉन काइनेटिक का एक बहुत बड़ा है कि एक मैसेज इजराइल को गया, एक मैसेज इंडिया को गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को गया, और जो आतंकवादी थे उनको बोस्टर करने की बात हुई। तो और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में उसको आप लिख सकते हैं। तो इसमें नॉन काइनेटिक का एक बहुत बड़ा एक डायमेंशन है। सर, इतने समय तक सुरक्षा के तमाम पेचीदगियों को समझने, जानने और नजदीक से उनके साथ डील करने पे के बाद आपके इस अनुभव के आधार पर अगर आप ये कुछ नुस्खे बताना चाहें कि सोसाइटी के तौर पर अगर आम आदमी जो आपकी इस इंटरव्यू को देख रहा है, उसको किन चीजों के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए इन मल्टी डिसिप्लिनरी चैलेंजेस के मद्देनजर? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे एडवर्सरीज हैं, और वो सिर्फ स्टेट्स ही नहीं हो सकते, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं। वो आपको लगातार लगातार आपको जैसे बाउंसर्स फेंकते रहेंगे, तो आपको जैसे चितेश्वर पुजारा की तरह वो एक आपको अड़े रहना है, फर्मली करना है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात मुझे लगती है कि वो आपको एक साइकोलॉजिकल रूप में आपकी यूनिटी को, उसके ऊपर वो एक बड़ा आघात करते हैं। तो आपके जो डिफरेंसेस हैं उसको मैग्नीफाई करने की बात करते हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, सो उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस समय हमें जो यूनिटी बना के, देखिए भारत जो है एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। हमारी एक अपनी समस्याएं हैं, एक बहुत बड़ा देश है 1.3 बिलियन का, तो उन समस्याओं को एक विकराल रूप देके वो एक प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन हमने अपने ऊपर आत्मविश्वास सबसे बड़ी इसमें बात है, और एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो हमारे जो डिफरेंट ओपिनियंस वगैरह हैं, हमें ये चाहिए कि वो उसका कोई इस्तेमाल ना कर पाए। इसलिए सोशल मीडिया में जैसे कुछ खबरें आती हैं, उसको बड़े ध्यान से हमें एक विश्लेषण करना चाहिए, और भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। दूसरा ये है कि इन लोगों के साथ काइनेटिक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस है, मिलिट्री है, जो हमारी इकोनॉमिक पावर है, सो ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को बड़ी जल्दी ही बनाना और उसको एक खड़ा करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो डेटरेंस है, जो दूसरे हमारे देश हैं या जो एडवर्सरी हैं, उनके प्रति एक डेटरेंस को खड़ा करना, हमें ये नहीं कि हर समय जाके एक युद्ध करना है या उसमें वो नहीं, लेकिन डेटरेंस को खड़ा करना, चाहे वो मिलिट्री हो, न्यूक्लियर हो, कन्वेंशनल हो, और फिर हमारी इकोनॉमिक, और इकोनॉमी को सुधारना। सो इसमें बहुत चीजें आ जाती हैं, इसमें वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बट आई थिंक यूनाइटेड वी स्टैंड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इस समय एक रहना, एकजुट रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी निश्चित रूप से जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला हम तभी कर सकते हैं जब हम एक साथ खड़े हों, और कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंसेस जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील ना हो। इसके लिए जरूरी है कि कुछ रेड लाइंस जो हैं वो पूरी सोसाइटी के सामने क्लियर। जी हाँ, एक सोसाइटी में एक ऐसी जागृति आनी चाहिए कि हमको अटैक किया जा रहा है, हम वो हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जागरूकता एक बहुत आवश्यक है और एक दूसरे के साथ मिल बैठना और अपने डिफरेंसेस को इतना बड़ा ना बनने देना, दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अरविंद जी। आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर किया। आपने बहुत आसान शब्दों में ये समझाया कि किस तरीके की चुनौतियों के लिए भारत के समाज को पोस्ट कोविड वर्ल्ड में तैयार रहना चाहिए और जो छोटी-छोटी घटनाएँ जो हमें आस-पास नज़र आती हैं, ये दरअसल किस तरीके की चुनौतियों को रूप गढ़ सकती हैं। एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए सर बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।